हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मस्त पढ़ाई चल रही है। पहला लेक्चर मेरे ख्याल से आप लोगों ने देख लिया होगा, जो पीवाईक्यू सीरीज का हम लोगों ने लेकर के आए थे। और मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा। और आज हम वहीं से जस्ट आगे, मेरे ख्याल से हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे जो एमसीक्यू के थे। और 21 का शायद फर्स्ट पार्ट कर लिया था, और उसके बाद हमें आगे से शुरू करना था 21 के बी पार्ट से। मैथ में मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों से क्लियर कट रखना है आपको चीज़ें, ठीक है, क्योंकि मैथ फिजिक्स दोनों में पढ़ा रहा हूँ। तो थोड़ा सा आपको पेशेंटली चीज़ों को क्लियरली समझना है। और लेक्चर अल्टरनेट पे ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि रेगुलर वे में रहेंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो हम कंप्लीट कर लेंगे जिस पेज से चल रहे हैं। और आप यदि ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहे मेरे साथ जुड़ करके, तो पक्का मैं कहता हूँ श्योरिटी के साथ कि आपके 95 98 फिजिक्स में कहीं नहीं गए, और 90 प्लस तो आराम से आप स्कोर कर लेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराने में लगा हुआ हूँ। और मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि पेपर का बोर्ड आप बना रहे हैं, बोर्ड के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर होगी बात है। तो चलिए, अब हम टाइम न जाया करते हुए, क्योंकि टाइम पे बातें करते करते क्या होता है, एक्चुअली लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो दैट्स व्हाई अब चलते हैं, शुरू करते हैं। अब यदि बात करें 21 के बी नंबर क्वेश्चन करना था हमें, और इसमें दिया हुआ है इफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर, देन फाइंड dy बाई dx की वैल्यू निकालना है। यानी सिंपल डिफरेंशिएशन करना है आपको, और डेरिवेटिव निकालने आपके लिए आसानी होगा मेरे ख्याल से, तो क्योंकि बहुत बड़ी बात तो है नहीं डेरिवेटिव आप लोगों को कैलकुलेट करना। तो यदि हम बात करें, किसकी बातें हो रही है भाई, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या करना बेटा, डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर होगी बात है। अब देखो, डिफरेंशिएशन के रूल्स आपको पता ही होंगे, फॉर्मूला मेरे ख्याल से याद होगा, तो मैं एक बार थोड़ा सा लिख देता हूँ, क्योंकि tan इनवर्स का यहाँ पे फॉर्मूला आया। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला आपको याद है कि 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर हो बात है, डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स पूरे कायदे के साथ। तो इस हिसाब से यदि हम चले यहाँ पे, तो आपसे मैं कहूँ कि tan इनवर्स के अंदर क्या फंक्शन है बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको जब यदि हम डेराइव करते हैं, क्या करते हैं, डेराइव करते हैं, तो क्या आएगा आपका 1 प्लस एक्स के जगह पे क्या है पूरा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई पाप तो है नहीं यहाँ पे। और आप पढ़े होंगे चैन रूल, क्या पढ़े होंगे, चैन रूल। यदि फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो उसको भी हम क्या करते हैं बेटा, डिराइव करते हैं। क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। हालांकि हमने यहाँ एक्स को भी डिराइव किया है, क्या किया है, एक्स को भी डिराइव किया है, लेकिन एक्स का डेरिवेशन आता क्या बेटा, 1, इसलिए इसको हम कभी फोकस किए ही नहीं। लेकिन यहाँ पे बेटा इसका 1 नहीं आने वाला है, दैट्स व्हाई वी हैव टू डिराइव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। व्हेन वी डेरिवेट it becomes 2x plus it becomes 2y dy upon dx। क्लियर होगी बात है, इतना तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और ए स्क्वायर का डेरिवेशन क्या होता है, 0। बोलो भाई, आपत्ति कोई नहीं। अब हमें निकालना क्या है भाई, dy बाई dx। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, जिसको कैलकुलेट करना है बेटा उसको एक साइड रखो और बाकी सबको दूसरे साइड ले जाओ। ऑब्वियस सी बात है, काम वही करना हमें। तो यदि हम बात करें, तो ये जो है कॉमन नंबर सब में मल्टीप्लाई है, कोई आपत्ति की बात तो है नहीं। तो इसको हम इधर लेके जा सकते हैं, और नॉन जीरो नंबर होगा ये, क्या होगा ये, नॉन जीरो नंबर ही होगा। क्यों, ऐसा मैं कैसे दावे के साथ बोल पा रहा हूं भाई, क्योंकि ये 1 क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या 1 पॉजिटिव है, और ये भी होल स्क्वायर है, तो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव ही नंबर आने वाला है। क्लियर होगी बात है। तो यहां यदि हम बात करें, तो 2x प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्लियर हो रही बात है, इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, 0 इंटू 0 0। अब यहां यदि हम बात करें, तो आपसे सिंपल सा साधारण सा, अरे यार डी वाई तो मल्टीप्लाई कर दी ना, ओके। तो यदि हम 2y डी वाई बाई, यदि हम सिंपल से बात करें कि भैया हमें निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स को ही इधर छोड़ना और सबको दूसरे साइड ले जाना है। तो यदि हम यहाँ पे ये बात करें, 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर -2x। यहाँ से मैं कह दूं कि डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा, तो आप कहेंगे सर -2x अपॉन में 2y।
व्हेन वी सॉल्व इट इट विल बिकम्स माइनस एक्स बाई वाई। बोलो भाई कोई पाप है क्या यहाँ पे? कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। क्लियर हो रही बातें? तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा वहां भी पेपर में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इवेलुएट टेन इनवर्स टू साइन इंटू टू कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू। ये क्वेश्चन है आईटीएफ का। आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। किसका है? आईटीएफ का है। और इस क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करने के लिए चलते हैं तो आपको आइडिया होनी चाहिए थोड़ी सी वैल्यू की, थोड़ी सी डोमेन की, थोड़ी सी रेंज की। क्लियर हो रही बात है? छोटी छोटी चीजें मैं रिवाइज भी करता चलूंगा। तो यदि हम बात करें तो इसमें दिया है टेन इनवर्स टू साइन टू कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू। ठीक है भाई? तो इसको मैं तो हम तोड़ना शुरू करें कैसे? अंदर से। कैसे? अंदर से। क्लियर होगी बात है? तो यदि हम बात करें कॉस इनवर्स, किसकी? कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू। ठीक है भाई? तो यहां पर यदि बात करें तो आपको पता होगा कि कॉस टर्म का, कॉस का जो रेंज, कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है, क्या पहले डोमेन की बात करते हैं। डोमेन जो होता है क्या होता है? माइनस वन से वन के बीच में होता है। और प्रिंसिपल रेंज कहाँ से कहाँ होता है बेटा? जीरो से पाई के बीच में होता है। क्लियर हो रही बात है? कोई आपत्ति है इसमें? प्रिंसिपल रेंज क्या होता है बेटा इसका? जीरो से पाई के बीच में होता है। और डोमेन जो होता है क्या होता है? माइनस वन से वन के बीच में होता है। यही साइन में भी होता है। डोमेन जो होता है माइनस वन से वन होता है, लेकिन प्रिंसिपल रेंज की बात करें साइन के केस में, किसके केस में? साइन इनवर्स के केस में। तो उस केस में क्या हो जाता है भाई? रेंज इसका तो माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू। ऐसे छोटे छोटे डेटा मैं बताते चलूंगा, यदि आप रिवाइज कर पा रहे हैं तो बेहतर होगा आपके लिए, याद दिलाने के लिए। आगे चलते हैं भाई। अब हम यहाँ बात करें तो कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू है। यदि हम इसको हम क्या ले लें? y के इक्वल ले लें। क्या ले लें? y के इक्वल। y ना ले लें, x तो है नहीं इसमें, तो x के इक्वल ले लो। तो यहां से क्या गया बेटा? रूट थ्री बाई टू इक्वल टू कॉस एक्स आ गया। तो आप ये बताएंगे सर कि x की वैल्यू एक्चुअली होगा क्या है यहाँ पे? x इक्वल टू सर हो जाएगा आपका पाई बाई सिक्स। पक्का? कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, क्योंकि आपको पता है कॉस पाई बाई सिक्स इक्वल टू क्या देता है? रूट थ्री बाई टू। तो यहां से आपका रिजल्ट क्या निकल के आया बेटा? यहां से रिजल्ट निकल के आया टेन इनवर्स टू साइन टू टाइम्स ऑफ क्या? एक्स की जगह पे क्या आया बेटा? एक्स ही तो हमने इसको माना था। इसको हमने क्या कंसीडर किया था? एक्स की वैल्यू हमने कंसीडर कर लिया था। याद आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे यदि हम बात करें एक्स की जगह पे क्या आ गया? पाई बाई सिक्स। टू थ्री जा सिक्स। यहां से क्या आ गया? टेन इनवर्स टू टाइम्स ऑफ साइन पाई बाई थ्री। क्या? साइन पाई बाई थ्री। साइन पाई बाई थ्री की वैल्यू क्या होती है? कोई बता सकता है मेरे को? तो आसानी से आप बता रहे होंगे भाई कि सर वो होता है रूट थ्री बाई। यहां से क्या आ गया आपका? टेन इनवर्स रूट थ्री। क्लियर हुई बातें? कोई आपत्ति यहाँ पे? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत अब तक नहीं हुआ होगा जो आपको फेस करना चाहिए। अब यदि हम बात करें टेन इनवर्स रूट थ्री की, किसकी बात करें? टेन इनवर्स रूट थ्री को इक्वल टू आप थीटा ले लीजिए। क्या ले लीजिए? थीटा ले लीजिए। और यहां से आप कंपेयर कर सकते हैं कि रूट थ्री इक्वल टू क्या होता है बेटा? टेन थीटा। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी? थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी? तो आप कहेंगे सर पाई बाई थ्री। इतना तो आइडिया होगा आपको वैल्यू वगैरह का कि किस थीटा की वैल्यू पे रूट थ्री देता है, किस थीटा की वैल्यू पे वन बाई रूट थ्री देता है, किस थीटा की वैल्यू पे वन देता है, किस थीटा की वैल्यू पे अनडिफाइन होता है, किस थीटा की वैल्यू पे जीरो देगा। ठीक है भाई? और इतना आइडिया नहीं तो फिर भाई बहुत बेसिक आपका कमजोर है। समझ में आ रही बात है? जो मैं सोच रहा हूं उसके लिए आप अभी तैयार नहीं है, सीधी बात मैं ये कहूँ आपसे। तो क्लियर हो रही मेरी बात है? तो इस बात को आप समझिए और इस पर ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, बेसिक चीजों पर थोड़ा काम करिए आप। आगे चलते हैं भाई। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर गिवन बाय दिस फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो भाई यहाँ पे डायगोनल दे दिया है, एक डायगोनल D1 दिया है, एक को मान लेते हैं D1। तो क्या हो जाएगा? टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। फिर बात है, और दूसरा डायगोनल को हम D2 कर लेते हैं। तो क्या आ गया भाई? आई कैप माइनस के कैप प्लस थ्री जे कैप। ये है वेक्टर का क्वेश्चन और एरिया पैरेललोग्राम से रिलेटेड है। हम यदि यहाँ पे बातें करें भाई, और वो भी क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है।
क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। यदि हम बात करें तो आपको इतना जरूर पता है कि यदि पैरेललोग्राम का क्या भाई, पैरेललोग्राम का, कहाँ गया भाई, पैरेललोग्राम का, ऐसे वाला चाहिए हमें, ओके चल जाएगा, ये थोड़ा सा मजा नहीं देता, ओके ये वाला सही है। पैरेललोग्राम का यदि साइड्स का वेक्टर फॉर्म दिया हो, क्या दिया हो, साइड्स का वेक्टर फॉर्म दिया हो, तो आपको पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लेकिन डायगोनल के केस में क्या होता है बेटा, तो डायगोनल के केस में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो, अरे भाई क्यों वेक्टर आ जा रहा है बार बार, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है बेटा, लिख ही देते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है इन द केस ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2। क्लियर बात है, ये होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। अच्छा, इससे बड़ी बात अब तो आप निकाल लेंगे एरिया, मुझे पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है, लेकिन इससे बड़ी बात है जो पीवाईक्यूज में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि so that area of parallelogram is equal to half of the magnitude of diagonal 1 क्रॉस diagonal 2 के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया बेकायदे, इस क्वेश्चन को करो तो भी मैं समझू कि हाँ भाई कुछ सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो, चीजों को जज कर पा रहे हो, क्लियर होगी बात है, और तो सारे हो ही जाएंगे भाई। समझ में आगे बातें आपको नहीं है, तो इस क्वेश्चन को करिए आप लोग, तो फिर मैं देखो कुछ कि हाँ भाई कुछ आपका कोपड़ा वोपड़ा चल पा रहा है। ओहो भाई साहब जी, कुछ ज्यादा ही हरकतें कर जा रहा है सिस्टम, ओहो पूरा है जरा, ठीक है चलो रहने दो यहीं पे, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब देखो एरिया पैरेललोग्राम निकाल, हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2 करना है, तो आपको पता है कि d1 क्रॉस d2 आपको निकालना है, पहले d1 क्रॉस d2 निकालना है भाई। क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, तो i j k लिख करके, इसके बाद भैया d1 को हम ले लेते हैं, तो d1 का क्या डायरेक्शन रेशियो, 2 - 1 1, इसका डायरेक्शन रेशियो बेटा यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ माइनस है तो यहाँ पे 1 होगा, तो -1 हो गया, 1 - 1, यहाँ क्या भाई +3, क्या है +3, क्लियर की बात है। अब यदि हम यहाँ पे प्रोडक्ट निकालें तो आपको प्रोडक्ट निकालने आता ही होगा, इतना तो मैं आशा आपसे कर ही सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा भाई आई कैप इंटू -1 × 3, क्या आ गया -3, और माइनस माइनस 1 और माइनस इसको लिखते हैं तो क्या लिखेंगे बेटा -3 + 1 हो जाएगा, नहीं दिखाई दिया क्या, नहीं चमका क्या, डिटर्मिनेंट सीखो भाई, जे कैप। उसके बाद बात करें 2 × 3 क्या होता है भाई 6, 1 × 1 -1, कोई आपत्ति, प्लस के कैप, यहां से अब सॉल्व करें तो 2 × -1 -2, -1 × 1 -1, और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो यहां से आप देख पा रहे हैं क्या वेक्टर निकल के आ रहा है भाई, तो यहां से 2i कैप, यहां से क्या आ जाएगा आपका -5j कैप, और आगे -k कैप, ये आया d1 क्रॉस d2। कोई दिक्कत है, अब हमें इसका क्या लेना है बेटा, मैग्नीट्यूड, क्या लेना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है भाई, तो मैग्नीट्यूड का मतलब सिंपल सा यही है कि d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ कि √ डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर का सम, यही तो अपन सीखे थे, -5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। व्हेन वी सॉल्व इट व्हाट वी विल गेट, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ गया भाई √30 आ जाएगा। क्लियर है, कोई आपत्ति यहाँ पे, पाप आप किसी को नहीं। अब यहां से आपको पता है कि मैग्नीट्यूड आ गया d1 क्रॉस d2, तो क्या आ गया बेटा √30/2, ठीक है। इसमें कोई यूनिट तो दिया नहीं तो हम क्या लिख देंगे यूनिट स्क्वायर, ठीक है, या स्क्वायर यूनिट, क्या लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। क्लियर हो गई बात है, कोई आपत्ति है यहाँ पे नहीं, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे चलते हैं आप अगले क्वेश्चन की तरफ।
मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है। ये वाला क्या आप डेरिवेशन कर पा रहे हैं? देखो भाई, इसको करने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आपको वेक्टर का हेल्प लेना पड़ेगा। हमने मान लिया भाई कि एक साइड का कंपोनेंट जो है ए वेक्टर है, दूसरा क्या है, कौन सा है, बी वेक्टर है। तो यहां से आपके डायगोनल बनते हैं, क्या बनते हैं, डायगोनल। एक डायगोनल ये है, कोई दिक्कत है? दूसरा डायगोनल ये, ऐसे ही तो बनेंगे। कोई आपत्ति है क्या यहाँ पे? मेरे ख्याल से नहीं होगा, आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत है नहीं। अब यदि हम यहाँ पे, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, अब बस आपको रिलेट करना है यहाँ से चीजों को। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया। ऐसे ही तो चीजें हो रही हैं, बोलो भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यदि मैं ये कहूँ कि जैसे ये वेक्टर ऐसे गया, ये वेक्टर ऐसे गया, ये वेक्टर ऐसे गया, तो ये जो D1 वेक्टर है, मान लेते हैं यही क्या है, डायगोनल जो D1 वेक्टर है, ये क्या बता रहा है, इसका रिजल्टेंट ही तो बतला रहा है। आपको पता है भाई कि एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है, पहले वेक्टर, जैसे हमें एडिशन करना है वेक्टर्स का, तो हम क्या करते हैं, हेड से दूसरे वेक्टर का या नेक्स्ट वेक्टर के टेल को जोड़ते जाते हैं। पहला वेक्टर ऐसे गया, दूसरा वेक्टर जो बी वेक्टर है बेटा, इसका टेल यहाँ से जुड़ा, यानी ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कि इनिशियल वेक्टर के टेल से फाइनल वेक्टर के हेड को हम जोड़ देते हैं। ऐसे करेंगे तो आपको D1 वेक्टर देखने को मिलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सिमिलरली अब D2 वेक्टर जब निकालेंगे तो वो आएगा आपका क्या बेटा, D2 वेक्टर जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ जाएगा। और D1 क्रॉस D2 कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर हो रही मेरी बातें? 16 मिनट होगा। ओके, आगे चलते हैं। 24 नंबर, उसको कर लेना भाई आराम से, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएगा, नहीं तो फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में उसको मैं करा दूंगा। मैंने बस बता दिया, मुझे याद आ गया। तो आगे चलते हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। लो भाई साहब जी, एओडी का क्वेश्चन आ गया आपका। एओडी जानते हैं आप, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन आ गया। और किस एक्सरसाइज का बेटा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एक्सरसाइज का है। मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे हम पता करते हैं। आपको बताया गया होगा क्लासेज में कि जो भी फंक्शन होता है एफ एक्स, क्या होता है, जो भी फंक्शन होता है एफ एक्स, उसका करो फर्स्ट डेरिवेटिव, क्या निकालो, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स निकालने के बाद बेटा क्या करना है, एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करो, और यहां से 0 पुट करने के बाद क्या निकालो, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या निकालो, क्रिटिकल पॉइंट्स। कोई आपत्ति यहाँ पे नहीं। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद मान लो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए आपके x1 कॉमा x2, ठीक है बेटा। तो आपको क्या करना है, उसको नंबर लाइन पे लिख लो, x1 x2। यहां से आप देखेंगे उसके डोमेन में, जो भी उसका डोमेन होगा, मान लो यहाँ पे डोमेन नंबर यहाँ पे क्लोज हो रहा है, या इन्फिनिटी तक ही जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। तो यदि ऐसा डोमेन दिया है तो आपको यहाँ पे 3 इंटरवल देखने को मिल रहे हैं। क्या देखने को मिल रहे हैं, 3 इंटरवल। यहाँ पे क्या करना है आपको, एक केस में एफ डैश, इसमें जो वैल्यू डालना है एक्स की, वो क्या होना चाहिए, इस इंटरवल के बीच का होना चाहिए। यदि इस इंटरवल की वैल्यू डालने के बाद ये फंक्शन क्या आ गया बेटा, लेस देन 0 आ गया। क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। क्या आ गया बेटा, लेस देन 0 आ गया। तो इस केस में फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। क्या है, डिक्रीजिंग है। क्लियर होगी बात है। यदि इसी केस में क्या आ जाता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाता, तो फिर क्या होता है बेटा, यहाँ पे इंक्रीजिंग हो जाएगा इस इंटरवल में। इसी तरीके से जैसे ही आपको पता चला कि ये डिक्रीजिंग है तो ये अगला इंक्रीजिंग होगा, उसके बाद डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये ऑर्डर इनका चलता रहेगा, क्योंकि हर एक क्रिटिकल पॉइंट के बाद क्या होता है, स्लोप चेंज होता है। क्या होता है, स्लोप चेंज होता है। क्लियर होगी बात है। यही प्रोसेस हमें यहाँ पे भी करना है, सेम प्रोसेस करना और सेम तरीके से करना है। क्लियर होगी बात है। यानी कि एक इंटरवल पता करना है जिसमें क्या हो, पॉजिटिव हो या इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग। उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या होता है बेटा, आपका इंटरवल मिलता जाएगा, कौन सा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है। क्लियर होगी बात है। चलो अब आगे चलते हैं, फोकस करते हैं। अब यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स तुम्हें क्या दिया है भाई, एफ एक्स फंक्शन दिया 5 एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस 3 एक्स रेज टू पावर 5/, यही तो फंक्शन दिया। अब मैंने क्या बोला, पहले क्या निकालना बेटा, एफ डैश एक्स। बहुत बढ़िया सर, हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3/2 एक्स रेज टू पावर 1/2, जब हम निकालेंगे तो कोई दिक्कत है यहाँ पे, माइनस 3 इंटू 5/2 एक्स रेज टू पावर 3/2। इतना तो करने आता होगा मेरे ख्याल से, इतना तो होशियार आप हो चुके होंगे।
इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा नहीं बनाना। तो यहाँ से आएगा 15/2, यहाँ पे बच गया आपका क्या, x⁻1/2 माइनस x⁻3/2। कोई आपत्ति है किसी को? यदि मैं बात करूं तो इसमें से आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर 15/2 तो ठीक ही है, कॉमन निकाल लिया आप, यहाँ से √x भी कॉमन निकल जाएगा और 1 माइनस x⁻1 रह जाएगा। क्लियर होगी बात है? यदि आप इतना समझ पा रहे होंगे तो मेरे ख्याल से मैं जो समझाना चाहता हूँ वो चीजें आपके लिए क्लियर हो गई। इतनी सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे तो यहाँ से चीजें मेरे लिए आसान हो जाएंगी मुझे समझाने में। ठीक है, कि कैसे f'(x) को मैंने सिंप्लीफाई करा। अब हमारा अगला पड़ाव क्या होता है बेटा कि f'(x) को 0 के इक्वल पुट करो ताकि हम क्या निकाल पाए, क्रिटिकल पॉइंट। तो f'(x) को हमने 0 के इक्वल पुट किया, इट मीन्स कि क्या हो गया बेटा, 15/2 √x इंटू 1 माइनस x शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से आगे गया √x इंटू 1 माइनस x शुड बी इक्वल टू 0 हो गया। अब आपको पता है या तो इसको 0 पुट करो या तो इसको, तो यहां से क्या मिला आपको, x की वैल्यू या तो 0 मिल रही है या फिर क्या मिल रही है बेटा, x की वैल्यू 1 मिल रही है। दो ही वैल्यू मिल रही है, यानी आपके क्रिटिकल पॉइंट्स कितने हो गए बेटा, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। क्या आ गए, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आपके आ गए। आपत्ति इस बात में कोई नहीं? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, जब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए तो वी हैव टू जस्ट ड्रॉ देम इन ऑन नंबर लाइन। तो यदि बात करें 0 और 1, तो देखो भाई यहां से इंटरवल जो बन रहा है क्या बन रहा है, माइनस इंफिनिटी और इधर प्लस इंफिनिटी, क्योंकि ओ भाई साहब ये गलती इन्होंने करा है और मुझे थोड़ा चेक करना होगा क्या ये बोर्ड के पेपर में गलती है या फिर हमारे यहाँ प्रिंटिंग में गलती है। ठीक है बेटा, क्योंकि एक्चुअली यदि हम बात करें तो x का वैल्यू यदि x की वैल्यू यदि लेस देन 0 लेते हैं तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है यार। समझ पा रहे हैं आप लोग? गिव मी जस्ट सेकेंड। एक्चुअली इस क्वेश्चन के प्रिंटिंग में गड़बड़ी है। जो पेपर आया था आपका उसमें ये बात मेंशन नहीं था कि x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 है। क्लियर की बात है? हालांकि ये चीज मेंशन करना चाहिए था उन्हें, क्योंकि खास बात ये है बेटा कि ये जो है बेटा क्या है, ऑड पावर है। क्या है, ऑड पावर है। क्लियर बात है? ऊपर से क्या है, रूट का फंक्शन है। समझ में आ गई बात है? तो उस केस में भैया ऑड पावर का यदि रूट करेंगे आप तो हमेशा क्या आएगा आपका, ऑड पावर का भाई रूट यदि है और उसके अंदर आपने निगेटिव वैल्यू डाल दी है। क्लियर होगी बात है? तो ऑड पावर भैया क्या देता है, निगेटिव वैल्यू का निगेटिव ही वैल्यू देता है, रिजल्ट देता है। और रूट के अंदर निगेटिव को आप सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि कॉम्प्लेक्स फंक्शंस आपको इसमें अभी इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया। दैट्स व्हाई x शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये मेंशन होना चाहिए मेरे ख्याल से, गलती नहीं हो सकती उनसे, या फिर हो सकता है, मैं ये भी नहीं देख पाया ठीक से। ठीक है, खैर हम मान के चलेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन को यदि हम देखते हैं तो यहाँ से यदि हम देखना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, तो हमारे पास 3 इंटरवल है जिसमें से ये इंटरवल हमारा क्या है, रिजेक्टेड है। क्या बेटा, रिजेक्टेड, क्योंकि हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। अब तुम्हारे पास इंटरवल है बेटा 0 से लेकर के, 0 से लेकर के कहां तक, 1 तक। कहां तक है, 1 तक। क्लियर बात? इसके बाद क्या है, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक है। क्या है, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। क्लियर बात है? अरे आ जाओ भाई, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक है। क्लियर बात है? अब इसमें क्या करना है, पहला काम ये है कि 0 से 1 के बीच की वैल्यू कोई f'(x) में आप पुट करिए। ठीक है भाई, और f'(x) में क्या करिए भैया, यहाँ पे 1 से इंफिनिटी के बीच की कोई वैल्यू आपको पुट करनी है। देखो भाई हमेशा आप सहूलियत के हिसाब से काम, हमेशा आप सहूलियत के हिसाब से काम। यदि हम बात करें 0 से 1 के बीच में यदि हम वैल्यू लेंगे तो फ्रैक्शन में लेनी पड़ेगी हमें। क्या लेनी पड़ेगी, फ्रैक्शन। लेकिन हम 1 से इंफिनिटी के बीच की यदि वैल्यू लेते हैं तो कोई भी हम क्या उठा सकते हैं, नेचुरल नंबर उठा सकते हैं। क्लियर की बात है? या इंटीजर कह सकते हैं, लेकिन इंटीजर में निगेटिव भी आ जाता है तो मैंने इसलिए नेचुरल नंबर बोला। तो हम यहाँ से कोई वैल्यू उठाते हैं, 2 उठा लेते हैं। तो f'(x) है क्या तुम्हारा भाई, तो f'(x) क्या आएगा तुम्हारा, 15/2 √(x
एक्स इंटू 1 - एक्स। क्लियर हो गई बात है, कोई आपत्ति है यहाँ पे? अब एक बात समझो आप, यहाँ पे जैसे हम वैल्यू डालें 15/2, 2 हमने डाल दिया, 2 1 - 2, ये क्या है बेटा, निगेटिव है। क्या आया, निगेटिव है। और सारे टर्म क्या है, पॉजिटिव है। तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ जाएगा बेटा, ये निगेटिव रिजल्ट आएगा। क्या आएगा, निगेटिव रिजल्ट। यानी कि यहां से हमें ये पता चला, कि एफ डैश एक्स क्या है यहाँ पे, लेस देन 0 है। यदि इस इंटरवल में एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो रहा है, क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या है बेटा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन किससे किस में है बेटा, 1 से इंफिनिटी के बीच में है। किसमें, 1 से इंफिनिटी के बीच में है। और इंक्रीजिंग फंक्शन किसमें है बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन किसमें हो जाएगा, उसके जस्ट बगल वाले फंक्शन में क्या होगा, इधर या उधर इंक्रीजिंग होगा। यानी कि 0 से 1 के बीच में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो इंटरवल आपका क्या आ गया बेटा, 0 से 1 और 1 से इंफिनिटी। ठीक है भाई, 1 को किसी में भी ले लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, स्लोप आपका 0 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, स्लोप 0 हो जा रहा है। क्लियर हो गई बात है, कोई आपत्ति, कोई दिक्कत की बात इसमें, मेरे ख्याल से नहीं होगा। आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, टू फ्रेंड्स व्हाइल फ्लाइंग काइट्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन फाइंड द स्ट्रिंग ऑफ देयर काइट्स क्रॉसिंग ईच अदर। ठीक है, द स्ट्रिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर दिस डिटरमाइन द एंगल फाउंड बिटवीन द काइट स्ट्रिंग अज्यूम देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। कह रहे भाई दो दोस्त हैं लंगोटिया यार, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं भैया, हवाओं में पतंग को उड़ा रहे हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस कर, ये तो है कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, खैर होने दो। अब यहाँ पे कह रहे हैं जब वो क्रॉस कर गए, ऑब्वियस सी बात है, जब थ्रेड क्रॉस करेंगे तो उनके बीच में कुछ एंगल बनेगा। क्या बनेगा, कुछ एंगल बनेगा। क्लियर बात है, तो वही बातें कर रहे हैं कि जो एंगल इनके बीच में बना होगा उसका पता लगाओ कि क्या बना होगा। और दोनों काइट के जो थ्रेड्स हैं उनका वेक्टर फॉर्म दिया है। एक का वेक्टर फॉर्म ये भैया कि 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप है, और एक का है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। देखो भाई, जब भी दो वेक्टर के बीच में क्या पूछे, एंगल पूछे, क्या पूछे, एंगल पूछे, तो सबसे आसान है, क्या है, सबसे आसान तरीका भैया डॉट प्रोडक्ट, जो कि आपको पता होगा ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। कॉस प्रोडक्ट से भी क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो, लेकिन वो काफी लेंदी हो जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, फिर मैग्नीट्यूड निकालो, फिर साइन थीटा निकालो, इस तरीके से वो लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो यहां से यदि हम बात करें तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे ए डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यही तो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं मेरे ख्याल से यहाँ तक। तो यदि हम बात करें बेटा, तो यहाँ से ए डॉट बी वेक्टर निकाल लेते हैं पहले, ए डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करें हम तो क्या आएगा, 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप इंटू क्या लिखेंगे, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। यहां से भैया मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 जा 6, आई कैप इंटू आई कैप 1, आपको ये बात पता हो, प्लस 1 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा भाई, -2 हो जाएगा, और 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। तो यहां से आ गया आपका 12 आ गया आंसर। सिमिलरली अब ये भी निकाल लेते हैं, लगे हाथ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा बेटा, ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे 2, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यदि इसको आप सॉल्व करेंगे तो रूट ऑफ 14 आएगा। क्या आएगा, रूट ऑफ 14 आ जाएगा। सिमिलरली बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया बेटा, कि इनके डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, रूट ऑफ 24। कोई आपत्ति की बात तो है नहीं मेरे ख्याल से, देख लो भाई यही तो आएगा ना, बढ़िया। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब यहां तक पहुंच गए तो बस भाई वैल्यू पुट कर दो फटाफट। तो यहां से ए डॉट बी क्या आ गया, 12 अपॉन में ये आ गया रूट ऑफ 7, नहीं 17 क्यों, रूट ऑफ 14 इंटू रूट ऑफ 24। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लें बेहतर से आप, तो 12 अपॉन में रूट ऑफ 14 को क्या लिख सकते हैं भाई, तो इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ 2 इंटू 7, इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ 8 इंटू 3।
यहाँ थोड़ा सा और सॉल्व करके आएंगे आप, तो निकलेगा आपका 12/4√21 बच जाएगा। भाई देखो रूट दोनों पे है तो ओवर रूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 8 2 16 होता है, और 16 का रूट क्या होता है 4, तो 4 3 12 यानी 3/√21। ये क्या है cos थीटा इक्वल टू क्या गया, cos थीटा इक्वल टू। अब हम बात करें थीटा की वैल्यू, क्या थीटा की वैल्यू, तो आपको पता है थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 3/√21। क्लियर हो गई बातें, कोई आपत्ति यहाँ तक? पाप वाप हो तो बता दो भाइयों, कोई दिक्कत की बातें हो, कुछ समझ में ना आया हो, कोई आपत्ति हो इसमें, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी चीजें। आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 21 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू दैट ऑफ ए बी वेक्टर वेयर ए एंड बी आर द पॉइंट्स ए वेक्टर 2,1,3 एंड बी वेक्टर 8,-1,0 रेस्पेक्टिवली, क्या रेस्पेक्टिवली। निकालो भाई, इसको निकाल सकते हैं आप आराम से, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात इसमें होनी नहीं चाहिए। बोलो भाई। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहानी है। माइक वाइक जल रहा, बढ़िया। तो क्वेश्चन तो क्लियर है इसमें, ठीक है। अब देखो भाई, यदि हमें ये कह रहा है कि एक वेक्टर पता करना जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 21 और उसका डायरेक्शन क्या हो बेटा ए बी वेक्टर के डायरेक्शन में हो। देखो भाई, किसी भी वेक्टर को पता करना हो, मान लेते हैं इस वेक्टर का नाम दे देते हैं लेट द वेक्टर बी आर वेक्टर, ठीक है बेटा। तो आर वेक्टर हमें पता करना है। अब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए बेटा 21, क्या होना चाहिए 21। तो बेटा जितना मैग्नीट्यूड बोले उसमें क्या करो पहले वहां पे 21 लिखो, ठीक है। 21 इंटू किसी भी वेक्टर को पता करना है, मतलब कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए, तो यानी कि हमें क्या करना होता है, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है यूनिट वेक्टर, क्या होता है बेटा यूनिट वेक्टर। क्लियर हुआ था। मैग्नीट्यूड तो 21 का हमने मल्टीप्लाई कर ही दिया है, 21 का मल्टीप्लाई तो हमने कर ही दिया। हमें भैया डायरेक्शन का क्या चाहिए यूनिट वेक्टर चाहिए, वो वेक्टर जिसके रिस्पेक्ट में, जैसे मान लो ए बी वेक्टर है हमारा, क्या है ए बी वेक्टर, तो हमें जो ए बी वेक्टर का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इस वेक्टर के लिए भी चाहिए। बात समझना आप मेरी बात, कह रहा है कि हमें ऐसा वेक्टर पता करना जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 21, क्या हो 21। हमने बोलते ठीक है भैया आर वेक्टर ऐसा वेक्टर होगा हमारा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 21 होगा, क्या होगा 21 होगा। क्लियर होगी बात है। अब वो कह रहा है कि 21 मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ भैया जो ए बी वेक्टर का डायरेक्शन है, ए बी वेक्टर का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इसका भी होना चाहिए। इसका मतलब बेटा जी कि ए बी वेक्टर का यदि हम यूनिट वेक्टर निकालें, क्या करें यूनिट वेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ बेटा ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर गिव्स डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर। क्लियर होगी बात है। अब बात यह कि यूनिट वेक्टर निकलेगा कैसे, तो आपको पता है किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है उस वेक्टर का कैप, उस वेक्टर का कैप ले लेना, यानी कि ए बी कैप निकालना है। क्या निकालना है बेटा ए बी कैप निकालना है। क्लियर होगी बात है। और ए बी कैप निकालने का मतलब क्या हो गया भाई, किसी भी वेक्टर का कैप निकालने का मतलब क्या होता है उस वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर कर देना, यही तो होता है। क्लियर होगी बातें, कोई आपत्ति यहाँ पे? बहुत बढ़िया, हमने समझा बेसिक क्या हमें करना है, यानी कि आर वेक्टर इक्वल टू 21 इंटू ए बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी करना है। क्लियर होगी बातें इतनी, कोई आपत्ति यहाँ पे? क्यों भाई, क्योंकि 21 मैग्नीट्यूड बता रहा है और ये बता रहा है डायरेक्शन जिस वेक्टर के अलोंग हमें इस वेक्टर को बनाना है। क्लियर होगी बातें। अब दूसरी बात, इसमें एक और कहानी है भाई, दिलचस्प है, ठीक है भाई। इसमें दूसरी कहानी ये है इनकी कि भाई साहब जी जो वेक्टर होना चाहिए उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए अपोजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या हो गया भैया माइनस साइन का मल्टीप्लाई करो, अपन क्या करो माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दो। मेरे ख्याल से इतनी बातें बहुत क्लियर तरीके से आपको समझ में आ चुकी होंगी, और यदि इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन को आप आसानी से कर जाएंगे। अब ए बी वेक्टर निकालना है आपको। ए बी वेक्टर निकालने के लिए बेटा ए कोऑर्डिनेट तुम्हें दिया हुआ है और बी कोऑर्डिनेट तुम्हें दिया हुआ है।
ए कोऑर्डिनेट क्या है 2,1,3, बी कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 8,-1,0। अब यदि मान लें हम ये वाला कोऑर्डिनेट जो बेटा क्या है x1 है, y1 है, z1 है, x2 है, y2 है, z2 है, तो आपको पता है ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बात है, या फिर आपने पढ़ा ये सीधा मैं लिखता हूँ, हटाओ कहानी, x2 माइनस x1, क्योंकि आप लोग समझदार हैं, यदि इस सेशन को ले रहे हैं तो y2 माइनस y1 के कैप प्लस z2 माइनस z1, अरे भाई साहब क्या हो रहा, जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। कोई आपत्ति है यहाँ तक आपको? मेरे ख्याल से कोई आपत्ति आपको नहीं है। अब हम बात करें x2 माइनस x1, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा 6i कैप। सिमिलरली बेटा y2 की बात करते हैं तो -1 कितना हो जाएगा बेटा -2j कैप, 0 माइनस 3 -3k कैप। कोई पाप की बात तो है नहीं यहाँ पे। मेरे ख्याल से यहाँ तो बहुत आसानी से चीजें समझ के होंगे आप। अब यदि हम बात करें तो ए बी वेक्टर निकल गया, हमें क्या चाहिए था ए बी वेक्टर चाहिए था, और क्या चाहिए बेटा ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या चाहिए ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भाई, तो डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का सम, तो 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। कोई आपत्ति यहाँ पे किसी को? नहीं। इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे बेटा तुम्हारा आएगा √49। क्या आएगा √49? पक्का करके देख लो, मास्टर की जुबान। ठीक है, -21, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, गलतियां होती रहती हैं। ठीक है, यहाँ यदि बात करें तो 6i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप अपॉन में क्या आ गया भैया √49 का मतलब क्या हो गया 7। क्या हो गया 7, 7 से डिवाइड करेंगे 7 3 जा 21 यानी -3 इंटू 6i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k। ये हमारा वो डिजायर वेक्टर है जो हमें चाहिए था एक्चुअल में। सो बात है, -3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, वैसे कर ही लेना आप। ठीक है, मास्टर सन की निकला तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। ओके चलो आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ के मजा आया होगा, समझने में मजा आ गया होगा आपको। आगे निकलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। बोलो भाई 26 नंबर क्वेश्चन है भाई, और मेरे ख्याल से 26 के बाद क्या आता है 3 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, पता नहीं, चलो देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, एट व्हाट रेट इज इट्स एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर। कह रहा भैया कि साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो भाई ये भी जो क्वेश्चन है क्या है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रेट का है। ट्रायंगल की बातें हो रही है भाई, ट्रायंगल को लाए तो मान लो ये एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, खैर कोई मतलब नहीं इस डायग्राम का। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है बेटा इसका साइड क्या होता है ए होता है। अब यदि आपको थोड़ा सा फॉर्मूले वगैरह याद होने चाहिए, फॉर्मूले वगैरह आपको याद होने चाहिए, तो यदि हम बात करें तो पहली बात तो जो गिवन डेटा है उसको लिख लेते हैं। गिवन डेटा क्या क्या है बेटा, गिवन डेटा है आपका कि रेट ऑफ चेंज इन साइड, रेट ऑफ चेंज इन साइड, यानी कि हमने साइड को क्या लिया है ए लिया है, यानी कि डी ए अपॉन में डी टी आपको दे रखे हैं 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई पाप तो है नहीं। अब ये बोल कर रहे हैं एट व्हाट रेट इज इट्स एरिया इंक्रीजिंग, यानी रेट ऑफ एरिया पूछ रहे हैं डी ए अपॉन में डी टी। कैपिटल ए क्या है बेटा एरिया है, क्या है एरिया है, किस पे बेटा एट टाइम टी इक्वल टू नहीं एट साइड ए इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्लियर बात है, यहाँ पे क्या दिया है और क्या तुमसे पूछा जा रहा है। अब देखो इसमें बहुत बड़ा गेम नहीं होता है, गेम सिंपल सा ये होता है जो दिया गया उसका फुल यूटिलाइज करने का कोशिश करना है आप पूरे अपने डेटा में जो तुम्हें चाहिए। दूसरी बात, जिस चीज का रेट पूछा गया पहले उसका फॉर्मूला लिखने सीखो। पूछा गया रेट एरिया का, तो पहले आपको ये लिखने आना चाहिए कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है बेटा √3/4 ए स्क्वायर इफ यू नो। क्लियर कोई बात है, कोई आपत्ति यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन एरिया की बातें की जा रही है, रेट ऑफ चेंज इन एरिया की बातें की जा रही है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यदि बेटा रेट ऑफ चेंज इन एरिया की बातें की जा रही है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या बेटा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी। क्लियर हो गई बात है, कोई आपत्ति यहाँ पे। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे क्या आएगा डी ए अपॉन में डी टी, आप यही कहेंगे
इक्वल टू, अब यहाँ पे करेंगे तो √3/4 क्या है भाई, कांस्टेंट है, ये भाई साहब जी आ जाएंगे बाहर, इनका कोई फर्क पड़ा नहीं। ए स्क्वायर को करेंगे तो क्या आएगा, 2a डी ए अपॉन में dt। ये कौन सा है भाई, साइड वाला, क्या है, साइड वाला। तो यदि हम देखें तो यहां से आ चुका है डी ए अपॉन में dt इक्वल टू √3/2, क्योंकि यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/2 a डी। बड़ी समस्या हमें ए की नहीं है, क्योंकि साइड तो हमें दिया ही है, लेकिन डी का है, तो क्या डी भी दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है। और मैंने जैसा आपसे बोला था कि जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान दें, जो डेटा दिया हुआ है उसका फुल यूटिलाइजेशन आपके द्वारा होना चाहिए। यदि उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब आप सही आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई बार होता है कि एक आध डेटा ज्यादा दे देता है, लेकिन इन जनरल आपको पूरा यूटिलाइज करने आना चाहिए। यहाँ आप चले √3/2 a इंटू डी की वैल्यू क्या दिया बेटा, 3 दिया है, क्या दिया है, 3 दिया है। यानी कि यहां से आपका आंसर जो आया वो क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये रेट आ गया, क्या आ गया, रेट आ गया। लेकिन ये एक ए इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पे भैया आपकी वैल्यू पूछ रहे हैं, ए इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पे आपकी वैल्यू पूछ रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी ए अपॉन में डी टी एट ए इक्वल टू 15, क्या आ जाएगा भाई, √3/2 इंटू 15 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आएगा 45 √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर हो गई बात, ठीक ठाक क्वेश्चन था, ठीक है, नॉट टू टिपिकल। अब तक मेरे को कुछ क्वेश्चन इसके ऐसे लगे नहीं जो कि बहुत मतलब हार्ड एंड फास्ट है, एमसीक्यू बल्कि इनसे बेहतर वो पूछ रहा है। क्लियर हो गई बात है, कोई आपत्ति है यहाँ पे? यहाँ पे एक क्वेश्चन है भाई आपका, ये है क्वेश्चन नंबर 27, ये है एलपीपी का। क्या इसको आप खुद नहीं करेंगे, ग्राफ व्राफ बनाना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा यार, ठीक है। और इसका ग्राफ का क्वेश्चन थोड़ा सा मुझको मतलब कि इरिटेटिंग सा हो जाता है। खैर ठीक है, चलो देखते हैं, लास्ट में समय मिलेगा तो करा दूंगा मैं इसे। ओके आगे चलते हैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करते हैं। वाह, अब क्वेश्चन आया तगड़े वाले। देखो भाई, ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन में दिया है कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स है dx है। तो बताओ बाबू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। क्लियर हो गई बात है? तो हमें इसका आंसर पता ना, थोड़ा सा फैन ऑन कर लो। ओके ठीक है, तो इसका हमें इंटीग्रेशन बताना और सोचना है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। फटाफट बता दो थोड़ा सोच करके समझ करके। तो देखो भाई, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक तो तरीका ये है कि साइन कॉस को कुछ तोड़े फोड़े ऐसा करें कि इसके दोनों हाथ जोड़ें, ठीक है। ऐसा कोई दिख रहा है आपको? नहीं, मेरे को ये लग रहा है इन दोनों को हम क्या करें, अलग अलग कर दें। यदि हम अलग अलग कर देते हैं तो एक्स अपॉन में 1 प्लस, देखो सोचना ही है, मैं भी आपके साथ सोच ही रहा हूँ एट रैंडम, डी एक्स प्लस आगे मैं इसको कर दूं तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर हो गई बात है? और यदि हम सोचें थोड़ा सा इसको, तो 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। यदि आपको याद हो बाबू कि cos 2x का फॉर्मूला होता है cos 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इसी को हाफ एंगल फॉर्मूला में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। तो माइनस 1 इधर जाएगा तो 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। क्लियर हो गई बात है, कोई आपत्ति है यहाँ पे? तो वहीं से आया है आगे dx। यहाँ पर यदि बात करें प्लस, यहाँ पर यदि हम बात करें तो साइन एक्स को देखो हाफ एंगल में लिख रहे हैं तो हाफ एंगल में इसको भी लिखना उचित होगा। तो साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन x/2 कॉस x/2 अपॉन में इसको हम क्या लिख रहे हैं 2 कॉस स्क्वायर x/2। यहां से स्क्वायर से cos x/2 गायब, 2 से 2 गायब dx।
तो यहां से हमें कुछ कुछ रिजल्ट मिल जाएंगे एक्स अपॉन में। अच्छा एक काम करो, इसको इसको एक काम ये कर सकते हो, 1/2 इसमें से कॉमन निकालो और इसको बना दो तुम एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाओ, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। ऐसा क्यों किया हमने भाई? क्योंकि एक्चुअली हमें ये बात पता है कि सेक का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, tan x होता है। क्या होता है? सेक का नहीं, सेक स्क्वायर एक्स का। ठीक है, तो क्या होता है, tan x होता है। मेरा भावनाओं को समझा करो, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, प्लस, कहने का मतलब वही था। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, tan ऑफ, क्लियर होगी बात है? यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया, कोई आपत्ति की बात नहीं। इसको आप चाहो तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक ही साथ करेंगे, क्योंकि एक साथ करेंगे तो कुछ हो सकता है हमें कॉमन दिख जाए, और कॉमन दिख जाए तो चीजें थोड़ी सी और ज्यादा आसान हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखो भाई, तुम्हारे पास कुछ चारा है नहीं, तो जस्ट यू हैव टू अप्लाई क्या, आइलेट। क्लियर बात है? दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन आपको निकालना होगा, और उसके लिए आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है भाई, u इंटू वी डी एक्स होता है। क्या करते हैं, जिसको हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और एक को सेकेंड फंक्शन मानते हैं, पता है ऑर्डर, मेरे ख्याल से आपको पता होगा। तो यहाँ से क्या होता है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ u अपॉन में dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx, यहाँ पे dx कर लो, ठीक है, और फिर इसमें क्या होता है, dx। क्लियर होगी बातें? कोई आपत्ति है इसमें तो बोलो भाई। तो यहां से हम यदि चलें तो यहाँ के हिसाब से देखें तो आइलेट के हिसाब से यदि आपको पता होगा, आइलेट, ठीक है भाई। तो एल्जेब्रिक फंक्शन क्या हो गया भैया, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, और ये फंक्शन हो गया आपका सेकेंड फंक्शन हो गया। कोई आपत्ति इसमें नहीं, क्योंकि ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यदि यहाँ पे हम लगाएं तो 1/2 क्या लगेगा भाई, एक्स तो बाहर रहेगा, पहला फंक्शन इंटीग्रेशन किसका होगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस क्या, माइनस आगे क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ पहले फंक्शन का क्या होता है, डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन सेक स्क्वायर dx का होल dx। क्लियर हो गई बातें यहाँ पे? अब यदि यहाँ पे आप सॉल्व करें, ये पूरा क्या है, होल में, इसके बाद आगे भी क्या है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x/2 dx। ठीक है, अब यदि यहाँ पे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं, 1/2 यहां से x तो एज इट इज, सेक स्क्वायर x/2 का हम क्या लिखेंगे, तो आपको पता है x/2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, tan x/2 अपॉन में 1/2। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जो भी x के साथ फंक्शन मल्टीप्लाई, यदि x का पावर 1 है तब क्या, x का पावर 1 है तब जो भी उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, वो नीचे चला जाएगा डिवाइड में। यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या था, 1/2, तो ये आ गया नीचे। इसको मैं ऊपर भी लिख सकता था, कोई आपत्ति की बात नहीं थी। आगे माइनस, यहाँ पे यदि बात करें तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1, अंदर सेक स्क्वायर x/2 है, सेक स्क्वायर x/2 है। तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं आपको, क्या लिखेंगे भाई इसका इंटीग्रेशन करने के बाद, अच्छा इंटीग्रेशन में छोड़ देते हैं, 2 ऑफ tan x/2 dx, यही तो हो जाएगा। कोई आपत्ति यहाँ पे नहीं। अब क्या है यहाँ पे, प्लस tan x/2 dx का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे एक चीज देखो खास बात, कि 1/2 तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, जैसे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 कैंसिल आउट, बचेगा क्या, x tan x/2, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा आपका tan x/2 dx प्लस tan x/2 dx। क्लियर हो रही बात है? अब यहां से आप देखें, ये वाला वैल्यू कैंसिल हो रहा है, बच क्या गया आपका i इक्वल टू बेटा x tan x/2 प्लस c लगा लेंगे आप, क्या लगा लेंगे, c लगा लेंगे। क्लियर हो गई क्या मेरी बात है? 28 नंबर के क्वेश्चन की, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक करना था, और जो सेकेंड पार्ट था बेटा उसको बिना सॉल्व करते हुए आपको आगे जाना था, ताकि
इसको दोबारा सॉल्व ना करना पड़े। क्लियर, इसको आप सॉल्व तो आप आसानी से कर ही सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, क्लियर हो की बात है। लेकिन यदि आप इसको सॉल्व कर लेते तो इसको भी सॉल्व कर लेते, कोई आपत्ति की बात थी नहीं, और इसको सॉल्व करते तो फिर ये दोबारा क्या होता है, आपस में कैंसिल हो जाते। इट्स योर चॉइस, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में, क्लियर हो की बात है, कैसे लेके चलते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग जब करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर ही लेंगे, और सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई है नहीं, क्लियर हो की बात है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन आ गया भाई आपका क्या इंटीग्रेशन से, और ये है उसका बी पार्ट, जिसका मतलब कि ये चॉइस में रहा होगा। क्या रहा होगा, चॉइस में रहा होगा। मेरे ख्याल से दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों को लग रहे होंगे भारी भरकम से ही है, क्लियर हो की बात है, क्योंकि भाई इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन। चलो भाई देखते हैं इसको। ये क्वेश्चन है आई इक्वल टू 0 से π/4 डेफिनेट इंटीग्रल का डी एक्स अपॉन में कॉस एक्स का क्यूब, यहाँ पे एक्स होगा, रूट ऑफ 2 साइन 2x। ठीक है भाई, करना है इसको। क्या कर दिया जाए इसमें, पहली बात तो x है, यहाँ पे 2x है। एक काम ये कर सकते हैं, पहले हम इसको, कि हम इसी को गायब करते हैं, 0 π/4 यहाँ पे dx अपॉन में यदि लिखते हैं कॉस क्यूब x रूट ऑफ 2 इंटू 2 साइन x कॉस x। ठीक है भाई, आपत्ति की बात है नहीं कुछ इसमें। एक चीज और दिख रहा है मुझे कि कॉस को ऊपर ले आएंगे तो सेक बनेगा, और यदि इसके अंदर मैं टेन बनाने में सक्षम हो जाऊं, क्या हो जाऊं, सक्षम हो जाऊं, तो फिर कुछ मामला सेट मैं कर सकता हूं। तो मुझे यदि ये सोचना होगा तो मैं ये लिख सकता हूं इसको 0 to π/4, और मैं ये लिखना चाहूंगा dx अपॉन में कॉस क्यूब एक्स, रूट के अंदर से 2 बाहर निकाल दूं मैं, 2 बाहर निकाल देता हूं मैं, तो हो क्या जाएगा आपका 1/2 बाहर आ जाएगा, आई इक्वल टू। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो रूट के अंदर हमें चाहिए क्या, tan x, क्या चाहिए tan x, तो उसके लिए cos x का डिवाइड करना होगा बेटा, तो sin x, और घर की खेती है नहीं भाई कि cos x नीचे डिवाइड किए ऊपर नहीं करोगे मल्टीप्लाई, तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा cos स्क्वायर x। अब यहाँ यदि मैं सॉल्व करूं तो कुछ कुछ चीजें हमारी फॉर्मेट में आने लगी, 0 π/4 1/2, यहां से dx अपॉन में cos स्क्वायर x बाहर निकलेगा तो एक cos x आएगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, cos रेज़ टू पावर 4x रूट ऑफ tan x। सर आप जो कह रहे थे वही हो गया, जो आप चाह रहे थे वो हो गया, ठीक है भाई, हाँ जी हो गया। तो अब हम आ जाते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रल इक्वल टू 1/2 0 रेज़ टू द पावर π/4 क्या है भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा ऊपर जाके sec रेज़ टू पावर 4x अपॉन में रूट ऑफ tan x dx। कोई आपत्ति है किसी को, मेरे ख्याल से कोई आपत्ति नहीं। अब यदि मैं ये कहूं कि अब क्या किया जाए भाई, sec स्क्वायर x को यदि हम t लेंगे तो sec स्क्वायर x के भाई साहब जी डिफ्रेंसिएशन में tan x तो आएगा sec x के डिफ्रेंसिएशन में, लेकिन sec x भी साथ वापस आएगा, लेकिन tan x को t ले लें तो मामला को सेट हो सकता है, tan x को t ले लें तो मामला को सेट हो सकता है। तो हमने ले लिया भाई sec रेज़ टू पावर 4x अपॉन में रूट ऑफ t। ठीक है भाई, यदि हमने क्या किया tan x इक्वल टू टी लिया, किसके लिए इक्वल टू, tan x इक्वल टू टी, यदि tan x को हमने t लिया, क्या लिया, tan x को हमने t लिया, तो हमें भैया dx को भी किस में कन्वर्ट करना होगा, dt में। तो यहां यदि हम सॉल्व करना शुरू करें तो यहां से हम ये पाएंगे कि tan x का डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि भाई dt चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक है भाई, ठीक है जी, आगे चलें। डिफरेंशिएट बोथ साइड, सीधा यही लिख लो यार, डिफरेंशिएट, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में तो कर रहे हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो यहां से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या आ गया बेटा, dt। क्लियर बात है, dx अपॉन में dt लिखने वाले हो, कुछ ऐसा तो है नहीं कैलकुलेट करने वाले, इसलिए हमने बस डिफरेंशिएट लिख दिया। जिस के टर्म में जो फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गए।
आगे चले हम, तो यहां से dx इक्वल टू क्या आ गया आपका, dt अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स। दिख रहा है आपको क्या आ गया, dt अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां से आ गया 1/2 0 टू पाई बाई 4। पाई बाई 4 लिमिट अभी भी हम एक्स वाला लेके चल रहे हैं, ये ध्यान रखना, इसीलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि अभी सेक स्क्वायर को पूरा आपने कन्वर्ट किया नहीं है आपका। यहां से आ गया dt अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स। यहां से हम कटिंग पिटिंग मचाएंगे, क्या आएगा 2 आ जाएगा। अच्छा, क्या सेक स्क्वायर एक्स को टी में हम कन्वर्ट करना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे सर लिख तो सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं भाई, तो 0 से पाई बाई 4, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस या 1 प्लस 10, 1 या नहीं यही लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में रूट ऑफ टी डी टी। क्लियर बात है। और 10x को हमने क्या लिया था बेटा, t लिया था, क्या लिया था, t लिया था। लगे आते काम करते हैं हम, क्या करते हैं लिमिट को भी चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं लिमिट को भी चेंज कर देते हैं। तो लिमिट को यदि हम चेंज करेंगे तो बेटा क्या आएगा तुम्हारा 10x इक्वल टू क्या है तुम्हारा t है। समझ बात है। यदि हम बात करें x की वैल्यू 0 पुट करें, क्या करें x की वैल्यू 0, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। और x की वैल्यू यदि हम पाई बाई 4 पुट करें तो 10 पाई बाई 4 क्या होता है बेटा 1 होता है, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो लिमिट क्या परिवर्तित होगी बेटा, लिमिट का क्या परिवर्तन हो गया, 0 से 1 हो गया, क्या हो गया 0 से 1। यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ टी डी टी। ये आ गया आपका एक्चुअल में जो फंक्शन बन के आना चाहिए था वो। क्लियर हो गई बातें। अब मेरे ख्याल से यहां से आपके लिए ये क्वेश्चन अब हो गया आसान। क्या हो गया आसान, क्योंकि अब यहां से आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर जाएंगे, और नहीं कर जाएंगे तो भाई मैं कर रहा हूं, देख लीजिए आप समझ लीजिए चीजों को और फिर आगे से कर पाइएगा। ठीक है, तो i इक्वल टू आ गया तुम्हारा 1/2, 0 से 1, रूट 2 से यदि हम डिवाइड कर दें बेटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन में रूट टी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस टी रेज टू पावर 3/2 डी टी। क्लियर हो गई बात है। अब यहाँ यदि हम इस फंक्शन को क्या करें डेरिवेट करें, क्या करें 1/2 डेरिवेट करें बेटा तो क्या आएगा आपका, लिमिट आ जाता है आपका 0 to 1 से, और 1/√2 का इंटीग्रेट, डेरिवेट नहीं यार इंटीग्रेट, क्या इंटीग्रेट 1/√t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो ये आपका बन जाएगा माइनस ऊपर जाएगा तो बनेगा तो क्या होगा t की पावर 1/2 इंटू 2 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात है, कोई आपत्ति इस बात में, बोलो भाई। नहीं, ये करने आना चाहिए आपको। यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा आपका 2/5 इंटू टी रेज टू पावर 5/2 आ जाएगा। यही आएगा पक्का, श्योर है आप लोग, बिल्कुल। अब यदि हम आगे अब सॉल्व करें तो 1/2, ठीक है भाई, अपर लिमिट पुट करें, लोअर लिमिट तो पुट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 0 पुट करेंगे 0 0 आएगा। अब 1 पुट करें तो एक आएगा 2, और यहाँ क्या आएगा बेटा 2/5। इसको सॉल्व करेंगे 1/2, यहाँ से क्या 5 2 जा 10 2 जा 12, 12/5, 2 6 जा 12, 6/5 आपका आंसर आया। क्लियर हो रही है बातें कि नहीं हो पा रही है आपकी, बोलिए भाई, कोई आपत्ति, क्या हो रहा है, ओके सही है, सही चल रहा है। ठीक है भाई, आ गया यहाँ पे 6/5 आपका आंसर कि नहीं आया अभी तक, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई कि वेरीफाई दैट लाइंस गिवन दिस के स्क्यू लाइंस, हेंस फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। और कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 58 मिनट हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से मैं यहीं पे रोक देता हूँ आपका। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चन किए थोड़ा सा हम स्लो भी थे, ठीक है, आराम से कर भी रहे थे अपन, कोई दिक्कत नहीं, आगे करेंगे। 2 लेक्चर और लेंगे इस क्लास में, एक होगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के, और एक होगा तुम्हारे नॉर्मल्स और जो 7-8 क्वेश्चन रह गए उनके, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर है आपका 30। ठीक है, तो मेरे ख्याल से और 4 5 36 तक ही होता है ना, 36, यानी 6-7 क्वेश्चन और रह गए। 7 क्वेश्चन अगली क्लास में कर लेंगे हम। क्लियर बता, 7 नहीं 6 कर लेंगे भाई, क्योंकि लंबे क्वेश्चन होंगे 5 नंबर वाले। क्लियर होगी बातें, तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।